Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं अपने क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के थर्ड पार्ट पे एंड यहाँ पर हम समझेंगे ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। बेसिकली जब हमने क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स का फर्स्ट पार्ट किया था तो वहाँ पर हमने समझा था क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था जब किसी भी डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी पर कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो वो सारे के सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि ऑथेंटिसिटी पर कोई क्वेश्चन अराइज होने का क्या मतलब है, या फिर कौन कौन से वो कंडीशंस हो सकते हैं जहाँ पर किसी भी डॉक्यूमेंट की जो जेन्यूननेस होती है, जो ऑथेंटिसिटी होती है, उस पर क्वेश्चंस रेज कर किए जा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर एक पॉइंट के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पता चल सके। एंड ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं फिर से आपसे करना चाहूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच जाए एंड हमारा 2000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को एंड हम बात कर लेते हैं ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सो बेसिकली जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे वो कंडीशंस हो सकते हैं, बहुत अलग अलग से आपकी कंडीशन हो सकते हैं जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी पर क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। बेसिकली जब कोई भी डॉक्यूमेंट की ओरिजिन का हमको नहीं पता होता है, उस पर जो भी लिखा हुआ होता है उसके बारे में हमें क्लियर नहीं होता है कि जो कुछ लिखा है वो सही है या गलत है, जिसने लिखा है वो वही इंडिविजुअल है या नहीं है, उसके ओन सिग्नेचर वही उसी इंडिविजुअल के हैं जिसके वहाँ पर किए गए हैं या नहीं है, थंब इम्प्रेशन वही सेम है या नहीं है, उसने अपनी मर्जी से किया है या नहीं है। तो इस तरह से काफ़ी सारी आपकी होती हैं कंडीशंस जहाँ पर किसी भी डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी पर क्वेश्चंस रेज किए जा सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम बात करें व्हेन सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट आर नॉट जेन्यून, जब किसी भी डॉक्यूमेंट पर जो सिग्नेचर होता है या फिर जो थंब इम्प्रेशन होता है वो जेन्यून नहीं होते हैं, तो इसकी कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं। बेसिकली जो आपके सिग्नेचर्स होते हैं वो तो बहुत कॉमन है कि कोई भी किसी भी दूसरे इंडिविजुअल का सिग्नेचर कॉपी करके बना देता है। ठीक है, तो ये जो आपकी होती है ये फोर्जरी कहलाती है। तो जो आपकी फोर्जरी होती है वो भी आपकी अलग अलग टाइप की होती है। जैसे सिग्नेचर अगर किसी को कॉपी करना होता है तो क्या होता है, उसके भी अलग अलग कंडीशंस होते हैं। जैसे कि कोई अगर बार बार प्रैक्टिस करके उनको वही पूरा प्रॉपर देख देख के सीख रहा है तो वो आपका हो जाता है। उसके अलावा आप कार्बन कॉपी का यूज़ करके किया जाता है। कई बार ट्रेसिंग पेपर से आपका जो फोर्जरी होती है वो की जाती है, सिग्नेचर को कॉपी किया जाता है। तो अलग अलग उसके मेथड्स होते हैं। तो वो कौन कौन से मेथड होते हैं उनके बारे में तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली यहाँ पर हमको इतना समझना है जो आपके सिग्नेचर होते हैं वो जनरली बहुत ही कॉमन केस होता है साइन फोर्जरी का, जो कि जनरली आपके चीट केसेस या फिर जो क्लेम वाले केसेस होते हैं किसी बेनिफिट के लिए, तो वहाँ पर इस तरह का आपको देखने को मिलता है। कई बार जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वहाँ पर डिस्प्यूटेड सिग्नेचर का केस होता है, या फिर जिस भी डॉक्यूमेंट पर अगर किसी का सिग्नेचर होता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसी इंडिविजुअल ने किया हुआ है जिसका वो वहाँ पर आपको सिग्नेचर देखने को मिल रहा है। मान लीजिए ये आपका कोई डॉक्यूमेंट है एंड यहाँ पर किसी का कोई सिग्नेचर है, तो यहाँ पर जिस भी इंडिविजुअल का सिग्नेचर है, मान लीजिए ए ने यहाँ पर साइन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ए के नाम का साइन तो है लेकिन ए ने साइन नहीं किया है। इसकी कंडीशन में क्या हुआ, बी ने इस पेपर पे साइन किया है, ए के नाम से साइन किया है, तो इस वजह से ये आपका फोर्जरी का केस हो जाता है। इसी तरह से जो थंब इम्प्रेशन होता है तो वो हो सकता है किसी दूसरे इंडिविजुअल ने ज़बरदस्ती, या फिर अगर कोई इंडिविजुअल सो रहा है तो उस कंडीशन में आपका थंब इम्प्रिंट ले लिया हो। तो इस तरह से अलग अलग से आपकी कंडीशंस हो जाते हैं। तो जब सिग्नेचर या फिर थंब इम्प्रेशन की जेन्यूननेस का हमको पता नहीं होता है तो उस कंडीशन पे हमारा जो डॉक्यूमेंट हो जाता है वो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। इसी तरह से इफ़ सिग्नेचर इज़ एडमिटेड बट द सब्जेक्ट मैटर इज़ चैलेंज्ड, मतलब इसका क्या है, मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट पर कोई साइन तो हुआ है, वो साइन मान लीजिए यहाँ पर कोई साइन था, ये साइन ए ने तो किया है, लेकिन साइन भी ए का है, किया भी ए नहीं है, वो एडमिट कर रहा है कि हाँ ये मेरा ही साइन है, लेकिन यहाँ पर जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है वो रियल नहीं है, उसके बारे में ए को कुछ भी पता नहीं था। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर हो सकता है बी ने आपका ए का साइन ले लिया है किसी ब्लैंक पेपर पर, या फिर जल्दबाजी में
आपसे ए से उसने कोई भी साइन करवा लिया किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पर, कुछ और बता के किसी और डॉक्यूमेंट पर आपका सिग्नेचर ले लिया। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं तो वो भी आपका क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के ही केसेस होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एनोनिमस लेटर्स की, तो एनोनिमस लेटर्स का मतलब होता है जितने भी आपके अननोन लेटर्स होते हैं, जिनकी ओरिजिन का हमको नहीं पता होता है, किसने लिखा है, कहाँ से वो आपका लेटर आया हुआ है। तो इस तरह के आपके जो लेटर्स होते हैं तो वो सारे के सारे आपके एनोनिमस लेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। इनको हम लेटर्स ऑफ अननोन लेटर्स भी इनको हम कह सकते हैं। ये जो आपके इस तरह के लेटर्स होते हैं बेसिकली विक्टिम को ब्लैकमेल करने के लिए, उसको डराने के लिए, धमकी देने के लिए इस तरह के आपके एनोनिमस लेटर्स लिखे जाते हैं। कई बार क्या होता है, जो विक्टिम्स होते हैं उनको साइकोलॉजिकली, उनको मेंटली परेशान करने के लिए एनोनिमस लेटर्स जैसे लेटर्स को भेजा जाता है। इसके लिए आपके बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे हो सकता है कोई फैमिली राइवलरी हो, आपको कोई फैमिली के कोई लड़ाई झगड़ा हो, या फिर कोई रिलीजियस इशू हो सकता है, या फिर कोई आपका पॉलिटिकल इशू हो सकता है। तो इस तरह से कोई भी इशू हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिस वजह से ये इस तरह के एनोनिमस लेटर्स लिखे जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो आपके एनोनिमस लेटर्स होते हैं ये भी आपके क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के ही कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, इफ़ देयर इज़ एनी ऑल्ट्रेशन इन द डॉक्यूमेंट देन ऑल्सो डॉक्यूमेंट इज क्वेश्चन। जो आपका डॉक्यूमेंट होता है तो वहाँ पर जब ऑल्टरेशन का केस होते हैं, ऑल्टरेशन है, ऑब्लिटरेशन है, इरेजर्स वाले केसेस होते हैं। मान लीजिए कोई आपका डॉक्यूमेंट है, इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, यहाँ पर आपने मान लीजिए 100 लिखा हुआ था, यहाँ पर मान लीजिए कोई चेक है। ठीक है, तो चेक में क्या है, वहाँ पर आपका लिखा होता है कि इतना आपको मनी का ट्रांजैक्शन दिया जा रहा है। तो वहाँ पर मान लीजिए 100 रुपीज़ लिखा हुआ है। आपने क्या किया, यहाँ पर मान लीजिए ये जो आपका साइन रहता है, तो ये साइन था तो इसके बीच में आपने ज़ीरो को और प्लेस कर दिया, और इस ज़ीरो को एडिशनल इस तरह से प्लेस किया कि आपको पता भी ना चले वहाँ पर ये किस तरह का कुछ यहाँ पर चेंजेस करे गए हैं। तो बहुत ही केयरफुली इस तरह का काम किया जाता है। तो ये जो आपका काम होता है ये ऑल्टरेशन का कहलाता है। तो जब इसकी प्रॉपर चेकिंग होती है तो बाद में जब पता चलता है कि ऐसा कुछ किया गया है, देन उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन किया जाता है। तो ये जो आपके ऑल्टरेशन के केसेस होते हैं, यहाँ पर एडिशन ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, लाइंस को आप ऐड कर सकते हैं किसी ब्लैंक स्पेस में, या फिर जो आपके स्ट्रोक्स होते हैं, तो इस तरह से आपका अलग अलग चेंजेस किए जाते हैं। तो वो सारा का सारा आपका ऑल्टरेशन में आता है। इसके अलावा कई बार आपके ऑब्लिटरेशन के केसेस होते हैं। ऑब्लिटरेशन का क्या मतलब होता है, मान लीजिए कोई चीज़ लिखी हुई है एंड उसमें से कोई चीज़ को आपका चेंज किया गया है, मतलब वहाँ से कुछ इरेज किया गया है या फिर आपका कुछ और उसमें चेंजेस किए गए हैं। तो ये सारे के सारे आपके ऑब्लिटरेशन के केसेस होते हैं। इसी तरह से कई बार आपके इनविजिबल लेटर्स आपको देखने को मिलते हैं। जब से क्राइम सीन पर अगर हम विजिट करते हैं तो वहाँ पर कई बार इनविजिबल केस आपके लेटर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, जो क्रिमिनल होता है तो वो एक लेटर लिखता है वो, और इस तरह के केमिकल से लिखता है कि वो आपका नॉर्मली दिखता नहीं है, नॉर्मली विजिबल नहीं होता है। बाद में उसमें जब हम कुछ केमिकल चेंजेस करते हैं, उसमें हम कुछ करते हैं, तो बाद में वो दिखने लगता है, मतलब उसमें लिखा क्या हुआ है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट पे मान लीजिए आपने लेमन या फिर लेमन जूस है या फिर किसी भी कोई फ्रूट जूस से आपने कोई चीज़ लिखी हुई है, उसके बाद में जब आप इसको नॉर्मल आप नेकेड आई से देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब इसके नीचे आप हल्का सा हीट करते हैं, मतलब इतना हीट नहीं करना है कि वो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो जल जाए, बहुत हल्की सी आपको हीट देनी होती है। उसके बाद में आप देखेंगे कि उसमें जो कुछ भी लिखा होता है वो सारा का सारा आपका विजिबल हो जाता है। तो इसी तरह से अगर आप मिल्क से लिखते हैं तो वो भी आपका इस तरह से दिखने लगता है। तो इस तरह के जो आपके इनविजिबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये भी आपके क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में ही आते हैं। कई बार जो आपको इरेजर वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इरेजर मतलब आपका कुछ लिखा हुआ है, किसी केमिकल से उसको इरेज कर दिया गया है, या फिर कुछ लिखा हुआ है किसी केमिकल की जगह कोई आपका फिजिकली उसको इरेज किया गया है, जैसे रबर से किया है या फिर आपका जो ब्लेड होती है उससे किया है। तो इस तरह से आपका जो इरेजर वाले केसेस होते हैं ये सारे के सारे भी आपके क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स में ही इंक्लूड करे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि जो फोटोकॉपीज़ या फिर कार्बन कॉपीज़ होती हैं, जिसको कि हम ट्रेस्ड कॉपीज़ भी कहते हैं, वो भी आपकी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में आ सकती हैं। जैसे कई बार क्या होता है, मान लीजिए कोई फ़ोटोकॉपी कराने को बोला गया है, तो जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स था उसमें से कोई एक ऐसा पोर्शन को छुपा दिया गया उसके ऊपर। मान लीजिए ये आपका कोई डॉक्यूमेंट था, यहाँ पर पूरा का पूरा कुछ लिखा हुआ था,
एंड यहाँ पर पूरा लिखा हुआ था एंड आपको इतने पोर्शन को गायब करना था यहाँ से। तो इसके लिए आपने क्या किया, जब आपने ज़ेरॉक्स कराया तो इसके ऊपर इतने पोर्शन पे एक ब्लैंक वाइट पेपर को रख के आपने ज़ेरॉक्स निकलवा लिया। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, ये वाला जो पोर्शन था आपका सारा का सारा गायब हो जाएगा, वो बिल्कुल आपको वहाँ पर वाइट नज़र आएगा। तो इस तरह से आपकी जो फोटोकॉपीज़ होती हैं तो उसमें भी फोर्जरी होती है। एंड इसके अलावा और बहुत अलग अलग सी टेक्निक्स होती हैं। तो जब हम पूरा हर एक टॉपिक को पूरा डिटेल में समझेंगे तो वहाँ पर हम पूरा एक एक करके पूरा आराम से उसको तसल्ली से आराम से पूरा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, इसी तरह से जो आपकी कार्बन कॉपीज़ या फिर ट्रेस्ड वाली फोर्जरी होती है तो उसमें भी इसी तरह का कुछ होता है। तो ये सारे के सारे भी आपके इस तरह का कोई केस है तो वहाँ पर भी आप डॉक्यूमेंट की जो जेन्यूननेस है, जो डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी है, आप उस पर क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो डॉक्यूमेंट इज चैलेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ डॉक्यूमेंट। कई बार क्या होता है, जो आपकी डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी एज की वजह से भी उनकी जो ऑथेंटिसिटी होती है हम उस पर क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, जो आपका डॉक्यूमेंट है उसकी एज या फिर उसका जो एक पार्ट है डॉक्यूमेंट का उसकी एज, या फिर जो आपके जिस ऑर्डर में लगा हुआ है आपका जो डॉक्यूमेंट है तो उसका जो सीक्वेंस है वो डिसऑर्डर मैनर में है। तो इस तरह की जो आपका डॉक्यूमेंट से केसेस देखने को मिलते हैं। एंड अगर हम बात करें एज की, जो एज का डिटर्मिनेशन जो होता है आपका डॉक्यूमेंट्स का, तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि उसकी हेल्प से आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। यहाँ पर जो एज का डिटर्मिनेशन होता है, ऐसा नहीं होता है आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट पे जो लिखा हुआ है, मतलब जो आपका पेपर है सिर्फ उसी का एग्जामिनेशन होता है। वहाँ पर जिस इंक से लिखा हुआ होता है तो उस इंक को भी प्रॉपर एनालाइज करा जाता है कि आपका उससे भी एज का डिटर्मिनेशन बहुत ही आसानी से हो जाता है। मतलब एग्जैक्टली आपको तो ये नहीं पता चल पाएगा कि कितने टाइम पहले लिखा गया था, बस एक आपको अप्रॉक्सीमेट आइडिया मिल जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर भी किसी भी डॉक्यूमेंट की एज से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो वो भी आपका क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे कुछ केसेस थे बेसिकली जहाँ पर हम किसी भी डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी पर क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बहुत ही शॉर्ट में समझा है। बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको एक ये चीज़ बताने के लिए किया है ये वीडियो, ये आपको ऑथेंटिसिटी किस किस कंडीशंस पे हम ऑथेंटिसिटी पर क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एंड इसके बाद में हम ये सारे के सारे टॉपिक्स को पूरा डिटेल में एक एक करके हम समझेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर अभी ये वाला वीक तो कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स का, एंड इसके बाद में नेक्स्ट वीक में आपको वापस से टॉक्सिको के ही वीडियोज़ अवेलेबल होंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर से कर देंगे। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।